हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी किया गया नवंबर माह असाइनमेंट कक्षा 12वीं असाइनमेंट नंबर 4 विषय अर्थशास्त्र का संपूर्ण उत्तर बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि वीडियो आपके हेल्प के लिए बनाया गया है। और साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही मासिक असाइनमेंट्स के आंसर लाते हैं। तो चलिए प्रश्न 1 से स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न 1 है हमारा, बंद अर्थव्यवस्था में आय की चक्रीय प्रवाह को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें आर्थिक गतिविधियां देश की सीमा तक ही सीमित रहती हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से कोई संबंध नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में बंद अर्थव्यवस्था वाले देश के सामने ना तो आयातों के भुगतान की समस्या होती है और ना ही निर्यातों से प्राप्त होने वाली आय की समस्या होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में विदेशी ऋण लिया जाता है और दिया जाता है। ऐसी दशा में बंद अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव के 4 घटक होते हैं। पहला, पारिवारिक आय। परिवार की सदस्य उत्पादन के साधन की स्वामी होती है और वे उत्पादन क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान कर आय प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त परिवारों को तथा सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं पर महत्व आज स्थानांतरण के रूप में प्रवाह होता है। अतः पारिवारिक आय के दिन प्रभाव होते हैं। अ साधन का पुरस्कार, ब सरकार द्वारा सेवाओं पर व्यय एवं स राज्य का स्थानांतरण। इन प्रभावों से प्राप्त आय परिवार उत्पादन क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करने के लिए व्यय करते हैं, अर्थात यह आय का कुछ भाग करों के रूप में सरकार को देते हैं और शेष बचत की पूंजी बाजार में प्रवाहित कर देते हैं। कुल मिलाकर अपनी आय को उपभोग कर और बचत के रूप में प्रवाहित करते हैं। दूसरा, उत्पादन क्षेत्र की आय। उत्पादन क्षेत्र द्वारा उत्पादन की गई वस्तुओं एवं सेवाओं पर सरकार को विक्रय कर के रूप में आय प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में अनुदान एवं सहायता के रूप में भी आय प्राप्त होती है। साथ ही पूंजी बाजार से भी विनियोग के रूप में आय प्राप्त होती है। इसके विपरीत उत्पादन क्षेत्र से आय का प्रभाव परिवारों, केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों एवं पूंजी बाजार को होता है। तीसरा है सरकार। सरकार की आय का प्रभाव परिवारों, उत्पादन क्षेत्र तथा पूंजी बाजार की ओर होता है। राज्य की ओर से परिवारों को होने वाला आय प्रवाह सामाजिक सेवाओं के आय स्थानांतरण के रूप में होता है। उत्पादन क्षेत्र की ओर आय का यह प्रभाव वस्तुओं व सेवाओं पर व्यय तथा उत्पादन क्षेत्र को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के रूप में होता है। इसके साथ ही राज्य की बचतें हैं पूंजी बाजार की ओर प्रभावित होती हैं। इसके विपरीत राज्य की ओर आय का प्रभावी होता है। राज्य की आय का प्रवाह यातायात, कर, उत्पादन क्षेत्रों के कार्य तथा पूंजी बाजार के कार्यों से प्राप्त आय के रूप में होता है। पूंजी बाजार। पूंजी बाजार से दांत पर उस वित्तीय संस्था से है जो बचते एकत्रित कार उत्पादन कार्यों के लिए प्रवाहित करता है। पूंजी बाजार में आएगा प्रभाव व्यक्तिगत बचता व्यावसायिक वस्तु एवं राज्य की वस्तुओं से होता है और पूंजी बाजार से बच्चों का प्रवाह उत्पादन क्षेत्र में विनियोग एवं राज्य का प्रदान किए जाने वाले ऋण के रूप में होता है। प्रश्न दूसरा है हमारा, आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं? आय के चक्रीय प्रभाव को समझाइए। उत्तर है,
आय के चक्रीय प्रवाह से आशय मुद्रा एवं पदार्थ तथा सेवाओं के निरंतर प्रवाह से है। आय का चक्रीय प्रवाह अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे परिवार, फर्म, सरकारी क्षेत्र से जुड़ा रहता है। उदाहरण के लिए फर्में पहले आय सृजित करती हैं, तत्पश्चात यह आय परिवारों में साहब सेवा प्रदान करने के लिए वितरित की जाती है और अंत में वही आय फर्मों के पास वापस आ जाती है। यही आय का चक्रीय प्रवाह कहलाता है। चक्रीय आय प्रभावों का महत्व दर्शाने वाले प्रमुख बिंदु। पहला, राष्ट्रीय आय का अनुमान। देश की राष्ट्रीय आय की गणना करने में मुद्रा प्रवाह का अध्ययन बहुत उपयोगी है। दूसरा, अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का ज्ञान। इसके द्वारा हमें यह मालूम हो जाता है कि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है या नहीं। तीसरा, मौद्रिक नीति का महत्व। चक्रीय प्रवाह अर्थव्यवस्था में बचत तथा विनियोग की समानता के दृष्टिकोण से मौद्रिक नीति के महत्व को स्पष्ट करती है। चौथा, राजकोषीय नीति का महत्व। चक्रीय आय प्रवाहों के अध्ययन के द्वारा अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से राजकोषीय नीति का महत्व स्पष्ट हो जाता है। पाँचवा, असंतुलन की समस्या का अध्ययन। चक्रीय प्रवाहों के द्वारा असंतुलन के कारणों तथा उनके दूर करने के उपायों का अध्ययन किया जा सकता है। प्रश्न तीसरे का उत्तर है राष्ट्रीय आय बराबर वेतन एवं मजदूरी धन किराया लगान धन लाभ धन ब्याज। तो राष्ट्रीय आय बराबर वेतन एवं मजदूरी हमें दिया हुआ है 30,000, धन किराया या लगान जो है वो है 10,000, धन लाभ जो है वो 10,000, धन ब्याज जो है वो 10,000। तो हमें टोटल 60,000 करोड़ राष्ट्रीय आय मिलते हैं। प्रश्न चौथा है व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय की जाने वाली सावधानियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है पहला, स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन के रखे हुए भाग को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। दूसरा, उत्पादकों के स्वयं के भवन का आरोपित किराया निजी अंतिम उपभोग का एक भाग होता है, अतः इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। तीसरा, मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। चौथा है हस्तांतरण भुगतान जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता आदि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। पांचवा, पुराने माल पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। छठवां, अंशों, ऋण पत्रों, बैंक जमाओं, बचत प्रमाण पत्रों पर किए गए विनियोगों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। सातवां, यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से शुद्ध प्रत्यक्ष करों को हटा दें तो साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। आठवां, यदि साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ही में घिसावट व्यय को घटा दें तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न पाँचवा है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP MP तथा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP FC में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी सहायता हो सके, वे भी आंसर लिख सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही सभी मासिक असाइनमेंट्स के आंसर लाते हैं और आपको सभी सब्जेक्ट्स के आंसर हमारे
चैनल में मिल जाएंगे और साथ ही अन्य शिक्षा संबंधी जानकारी आपको मिलेंगी। तो पाँचवें का उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न पाँचवें का उत्तर है, बाजार मूल्य पर भी शुद्ध घरेलू उत्पाद विशुद्ध घरेलू उत्पाद के मूल्य को बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर मापा जाता है। तो उस माप को बाजार कीमतों पर भी शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। अर्थात बाजार मूल्य पर विशुद्ध घरेलू उत्पाद का आशय एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य से है। अर्थात बाजार मूल्य पर विशुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर एक देश की सीमा के भीतर एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य। इसे बाजार कीमतों पर भी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय को घटाकर भी निकाला जा सकता है। NDP-MP बराबर NNP-MP माइनस NFIA। साधन लागत पर भी शुद्ध घरेलू उत्पाद। एक देश में एक लेखा वर्ष में उत्पादन के विभिन्न साधनों को देश की घरेलू सीमाओं के अंतर्गत जो सकल आय प्राप्त होती है उसे ही साधन लागत पर विशुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है। उत्पादन के साधनों को यह आय मजदूरी, वेतन, किराया, ब्याज, लाभ एवं स्वनियोजित की मिश्रित आय के रूप में प्राप्त होती है। अतः साधन विशुद्ध लागत पर घरेलू उत्पाद बराबर एक देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों को एक लेखा वर्ष में प्राप्त कुल आय। NDPFC बराबर NNPFC माइनस NFIA, जहाँ NDPFC साधन लागत पर भी शुद्ध घरेलू उत्पाद, NNPFC बराबर साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय आय, NFIA बराबर विदेशों में से प्राप्त विशुद्ध साधन आय। तो इस प्रकार हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।